दोस्तों ये है ड्रैग पैसेज, दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता जिसे हजारों साल से इंसान अवॉइड करते आए हैं। बहुत से लोगों के ख्याल में पनामा कनाल बनाने का मेन पर्पस ये था कि अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट को छोटे रूट से साउथ अमेरिका और दूसरी दुनिया से कनेक्ट किया जा सके। और ये बात ठीक भी है, मगर ये कनाल बनाने की सिर्फ यही एक वजह नहीं थी। पनामा कनाल बनाने की बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि सारे समुद्री जहाज़ अंटार्कटिका और केप हॉर्न के दरमियान इस 620 मील के एरिया को अवॉइड करना चाहते थे। ये वो पॉइंट है जहां पैसिफिक, अटलांटिक और सदर्न ओशन आपस में मिलते हैं। लेकिन इस एरिया को ड्रैग पैसेज क्यों कहते हैं और आखिर यहाँ पर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से आज भी वहाँ से गुजरना मौत के मुंह से गुजरने जैसा माना जाता है। तो अगर इस सवाल का जवाब जानना है तो हमको पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। हमारी इस कहानी का आगाज़ होता है 15वीं सदी से, जब फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक समुद्री डाकू पूरे अटलांटिक ओशन में खौफ की अलामत बना हुआ था। ये वो टाइम था जब ब्रिटिश और स्पेनिश एम्पायर इस दुनिया का कंट्रोल लेने की कोशिश में थे। फ्रांसिस ड्रेक कोई आम समुद्री लुटेरा नहीं था, बल्कि उसे ब्रिटिश एम्पायर की डायरेक्ट सपोर्ट हासिल थी और इसी सपोर्ट पर वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए अफ्रीकन शहरों पर अटैक करता, उन्हें लूटता और उनके लोगों को गुलाम बनाकर ब्रिटेन ले जाता। ब्रिटिश एम्पायर ड्रेक से बहुत खुश थी, इसलिए उसने फैसला किया कि साउथ अमेरिका में स्पेनिश एम्पायर की कंट्रोल को तोड़ने के लिए फ्रांसिस ड्रेक को भेजा जाए। प्लान ये था कि फ्रांसिस ड्रेक साउथ अमेरिका की ईस्ट वाली साइड पर मौजूद शहरों और गांवों को जीतता हुआ स्टेट ऑफ मैगेलन में घुसेगा, फिर साउथ अमेरिका की वेस्टर्न साइड में पहुंचकर उस साइड में मौजूद विलेजेस को अटैक करके ब्रिटिश कंट्रोल में शामिल करता जाएगा। इस दौरान वो जितने भी शहरों को लूटना चाहे लूट सकता है। ब्रिटिश एम्पायर का सिर्फ इंटरेस्ट ये था कि साउथ अमेरिका का वो सारा इलाका जो स्पेन के कंट्रोल में था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाए। ड्रैग दिसंबर 1577 में 200 लोगों के साथ 5 शिप पर इस सफ़र पर निकला। अप्रैल में वो अर्जेंटीना तक पहुंचा ही था कि उसके लोगों में फूट पड़ गई और ड्रैग ने ये फूट डालने वाले अपने तकरीबन 40 साथियों को अर्जेंटीना में ही फांसी दे दी और अपनी 2 शिप को वहीं छोड़ के बाकी की 3 शिप्स पर अपना सफ़र फिर से कंटिन्यू किया। वो ये स्ट्रेट क्रॉस करके पैसिफिक ओशन में पहुंचा ही था कि एक ज़बरदस्त तूफान आ गया और ये तीनों शिप्स एक दूसरे से बिछड़ गए। एक शिप के लोगों ने समझा कि शायद ड्रैक मर गया है और वो वापस इंग्लैंड चले गए। दूसरी शिप तूफान में बिछड़कर ड्रैग पैसेज में आई और यहाँ पर गायब हो गई। ड्रैग इसी शिप का पीछा करते हुए ड्रैग पैसेज के किनारे पर आया और यहाँ पर समुंदर के तेवर देखकर वो समझ गया कि आगे जाने का मतलब सिर्फ मौत है। ड्रैग ने अपनी शिप वापस मोड़ी और दोबारा साउथ अमेरिका की वेस्टर्न साइड की तरफ लौट गया और फिर प्लान के मुताबिक वेस्टर्न साइड में लूट मार करके ऊपर बढ़ता गया और फिर बहुत जल्द नॉर्थ अमेरिका पहुंचा और आज के अमेरिका देश में जाकर रुका। वो दोबारा ब्रिटेन वापस नहीं जा सका क्योंकि वो डर गया था कि अगर वापस जाते हुए फिर वो गलती से इस एरिया में फंस गया तो शायद जिंदा ना बच सके। इसीलिए इस एरिया का नाम ड्रैग पैसेज रखा गया, क्योंकि समुंदर के इस हिस्से में उससे पहले कोई और शिप लेकर नहीं आया था। आया भी हो तो वो शायद जिंदा नहीं बचा था कि वापस जाकर किसी को कुछ बता सके। ड्रैक ने दुनिया को बताया था कि उसे लगता है कि समुंदर के उस पार शायद दूसरी दुनिया है या कोई ऐसा जजीरा है जहां इससे पहले कोई नहीं जा सका। ड्रैक असल में जिसे आइलैंड समझ रहा था वो अंटार्कटिका था, कि जो आज दुनिया के इतने ज़्यादा एडवांस हो जाने के बावजूद भी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है। अब यहाँ पर आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर ये ड्रैग पैसेज इतना डेंजरस क्यों है। दुनिया में और जगहों पर भी तो ओशन आपस में मिलते हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या है। असल में ड्रैग पैसेज वो पॉइंट है जहाँ पर अंटार्कटिका के ठंडे और अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के गर्म पानी के
ओशन आपस में मिलते हैं और इस मिलाप के नतीजे में पानी का फ्लो 200 मिलियन क्यूबिक यार्ड्स पर सेकेंड हो जाता है। ये फ्लो कितना ज़्यादा होता है इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अमेज़न रिवर के जो दुनिया का सबसे पावरफुल दरिया है और उसका फ्लो ड्रैक पैसेज के फ्लो से 600 टाइम्स कम है। इस तेज फ्लो की वजह से यहाँ समुंदर की लहरें 60 से 80 फीट तक चली जाती हैं, जो किसी भी समुद्री जहाज के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। गर्म और ठंडे पानी के मिलाप से ही इस एरिया में बहुत से साइक्लोन्स भी आते हैं और फिर अंटार्कटिका से आने वाले पानी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्रीज तक गिर जाता है। और फिर ये पॉइंट दुनिया के रिमोट एरियाज में से है जहाँ कोई रहता नहीं है और ख़तरनाक समुंदर है। तो अगर आपकी शिप को यहाँ कोई हादसा हो जाए तो फिर आगे कुछ पता नहीं होगा कि क्या होने वाला है। इन्हीं खतरों को देखते हुए 17वीं सदी में कैप्टन कुक ने दुनिया को वार्न किया कि सदर्न कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, मगर इंसान की फितरत है कि उसे जिस चीज़ से मना किया जाए वो उसी में जाने की कोशिश ज़रूर करता है। और ऐसा ही हुआ। 20वीं सदी के आते ही हर तरफ एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरीज का क्रेज़ हो गया। सब एक्सप्लोरर की नज़रें अब साउथ पोल पर थीं। 1914 में मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकल्टन ने अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने का इरादा किया। अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए वो जब इसी ड्रैक पैसेज के पास पहुँचे तो समुंदर की लहरों ने उनकी शिप को इधर बर्फ़ की तरफ ढकेल दिया और उनकी शिप तबाह हो गई। अर्नेस्ट ने अपने साथियों को इधर बर्फ पर उतारा और बाकी 5 साथियों को लेकर एक छोटी सी बोट में करीब ही के किसी आइलैंड की तलाश में निकले ताकि कहीं से हेल्प ले सके। 1 महीना समुंदर में भटकने के बाद आखिरकार अर्नेस्ट साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच गया, मगर इस 1 महीने में जो कुछ एक्सपीरियंस किया वो उसने कुछ ऐसे लिखा कि ये दुनिया का सबसे बुरा और सबसे ख़तरनाक इलाका है और मेरा इस आइलैंड तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। साथियों, ज़्यादा पीछे नहीं बल्कि अप्रैल 2012 में भी उस वक्त एक बड़ा हादसा पेश आया कि जब एक ब्राज़ीलियन बिजनेसमैन लारा अपनी एक लग्जरी शिप में अपने 4 साथियों के साथ एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए इस इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक से एक ख़तरनाक तूफान से सामना हुआ और 100 फीट ऊंची लहरों ने इस जहाज़ को उठाकर इधर अंटार्कटिका की बर्फ़ में फेंक दिया। खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि इस जहाज़ का रेडियो चालू था, इसीलिए इन लोगों ने इधर मौजूद जो चिली देश है वहाँ पर सिग्नल भेजा। मगर ये समुद्री इलाका कितना ख़तरनाक है और यहाँ का मौसम कैसा होता है, इस चीज़ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिग्नल मिलने के बावजूद भी चिली की जो टीम थी उसको यहाँ तक पहुँचने में अगले 4 दिन का वक्त लगा और जैसे भी करके इन लोगों को बचा लिया गया। अब दोस्तों, दुनिया काफ़ी एडवांस हो चुकी है, जहाज़ भी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो भी काफ़ी एडवांस है। तो जाहिर सी बात है पहले के मुकाबले में एक्सीडेंट्स का नंबर भी काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग पिछले 10 सालों पर नज़र डालोगे तो बेशुमार एग्जाम्पल्स नज़र आ जाएंगे। इसीलिए जहाज़ इधर ड्रैक पैसेज में आने की बजाय ऊपर मौजूद स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के ज़रिए से ही इसको पार करना प्रेफर करते हैं। हालांकि मौसम यहाँ का भी अनप्रेडिक्टेबल है तो ख़तरा यहाँ भी बना रहता है। और साथ ही हम जानते हैं कि अब तो दुनिया के पास पनामा कनाल भी है, वही पनामा कनाल जिसको कभी अमेरिका ने बनाया था। तो पिछले कुछ वक्त से वो इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि ट्रंप की जैसे ही वापसी हुई है इस पर कंट्रोल जमाने के दावे करने लगे हैं और इसी पनामा कनाल की वजह से ही ये पूरा इलाका वीरान नज़र आता है क्योंकि जहाज़ इधर आने की बजाय पनामा कनाल के ज़रिए से ही गुजर जाते हैं। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका इस ड्रैक पैसेज के बारे में क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।